हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिजिकल एजुकेशन इंडिया। तो जैसे कि आपको पता है, हम इसके 3 लेक्चर कवर कर चुके हैं यूपीएलटी ग्रेड की, जो कि आने वाले टाइम में आपका जो एग्जाम होने वाला है और टोटल सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होने वाला है। तो उसके ऑलरेडी हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो ये हमारा चौथा लेक्चर है, आई होप आपको तीनों लेक्चर पसंद आए होंगे। जैसे कि आपको पता है, हर लेक्चर में हम क्या करते हैं, एक नए क्वेश्चन को उठाते हैं, जो कि ऐसे ही रैंडम क्वेश्चन नहीं होता। वो अभी तक के ऑल इंडिया लेवल पे जितने भी आने वाले आ चुके हैं एग्जाम, जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, हम वो क्वेश्चन वहां से उठाते हैं। और एक तरीके का वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चन पे हम काम करते हैं, और उन्हीं क्वेश्चन पे हम टोटली बात करते हैं, उसी को डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि टोटल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पे ही हम पूरा डिस्कशन करते हैं इसका। और क्या टीचिंग मेथड्स रहेगा इसमें हम देखेंगे, और जो क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं, रूल्स और रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड इंजरी, और एजुकेशनल फिलोसफी। जैसे कि पता है, हम हमारा जो पहला वीडियो है, हम एजुकेशनल फिलोसफी पे हमारे उस पे एक क्वेश्चन किया हुआ था हमने, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी और किन्सियोलॉजी। जैसे कि आज का हमारा जो है वो किन्सियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, जो आज जो हमारा जो क्वेश्चन हम आज कवर करने वाले हैं। और टोटल हमारा प्रीवियस ईयर पेपर्स रहता है सारा इसमें, और ऐसे ही कोई फालतू क्वेश्चन नहीं है। अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं वहां पे जितने पेपर आ चुके हैं, उसी में से ये क्वेश्चन उठा के हम उसको डिस्कस करते हैं। और डिटेल सब्जेक्टिव नॉलेज के ऊपर हम बात करते हैं। इस एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम पूरा सब डिटेल में उस पूरे क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं, पूरे उसमें बताते हैं, और दोनों ही हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है यहाँ पे। और आपको दोनों में ही मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में अगर तैयारी करनी है, तो हमारा जो बैच है वो 13 अप्रैल से लॉन्च होने वाला है। 13 अप्रैल से हमारा बैच आने वाला है, जिसके लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी आपको, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और उसके साथ साथ नोट्स भी मिल जाएंगे आपको, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। तो ये अच्छी बात है कि आपको दोनों में ही, जो भी बच्चे इंग्लिश में नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हिंदी में अवेलेबल है, दोनों में ही बाइलिंगुअल है, ये दोनों में अवेलेबल है। और सबसे जरूरी बात, जैसा आपको क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस जैसा क्वेश्चन पेपर में आपको एग्जाम में जैसा आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जहाँ पे ये इस तरीके से क्वेश्चन लिखा होगा और नीचे खाली जगह छोड़ दी होंगी, वो खाली जगह पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपना आंसर लिखना पड़ता है। उसी तरीके से हम हमारे ऐप में जब आप ये एनरोल होंगे हमारे बैच में, तो वहां पे ये आपको प्रैक्टिस सीट्स भी मिल जाएंगी। इसको आप डाउनलोड करके, तो उसका प्रिंट आउट निकाल के आप उसमें से तैयारी कर सकते हैं। और उसको वापस अपलोड करेंगे तो हम उसको इवैल्यूएट करेंगे, और आप अपनी कमियों पे या खामियों पे काम कर सकते हैं। हम बता देंगे आपको कि कहाँ पे क्या कमियां हो रही है, और किस तरीके से आप और अच्छा इम्प्रूव, और किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस को आप और एनहेंस कर सकते हैं, ये आप इन प्रैक्टिस सीट्स के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जैसे कि पता है, टोटल डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चनों पे बात होने वाली है, एमसीक्यू क्वेश्चनों पे बात नहीं होने वाली है। क्योंकि यूपीएलटी जो आपका पेपर है, वो टोटल सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर है, इसलिए हम डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन इसके अंदर लाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारा जो आज का क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी ऐप में आपको ये बैच मिलेगा। और जो ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उसको लिंक को क्लिक करके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही पे iOS और एंड्रॉयड दोनों पे अवेलेबल है ऐप। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए आपको तुरंत ही पता चल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन दबा दीजिएगा। और उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब जहाँ जहाँ भी आपके दोस्त लोग जितने भी तैयारी कर रहे हैं, उन सबके साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। तो बहुत बहुत सबको हेल्प मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं हम आज का अपना क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन द बायोमैकेनिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्रोजेक्टाइल मोशन इन स्पोर्ट्स। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा है स्पोर्ट्स में, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये इसका मतलब क्या है, हम किन्सियोलॉजी या बायोमैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। तो एक कीवर्ड क्या मिला हमें, जैसे कि मैंने हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें कीवर्ड पकड़ना है, क्या करना है। तो एक्सप्लेन करना है बायोमैकेनिकल फैक्टर्स को। और क्या करना है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंटीग्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ एरोडायनेमिक्स अफेक्टिंग एथलीट्स इन इवेंट सच एज डिस्कस थ्रो या जेवलिन थ्रो। तो एक हमें यहाँ पे दो कीवर्ड मिले। दो कीवर्ड क्या मिले यहाँ पे, एक मिला हमें एक्सप्लेन, और एक मिला क्या हमें इंटीग्रेट। एक्सप्लेन में जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, यानी कि व्याख्या करना है, क्या अवधारणा और जितने भी इसके अंदर कारक हैं उनको स्पष्ट रूप से बताना है हमें। और
जो इंटीग्रेट करने की बात कर रहा है, मतलब एक तरीके से हमें क्या करना है, जितने भी हमारे सिद्धांत है उन सबको जोड़कर हमें ये सब कुछ समझाना है कि ये प्रिंसिपल, ये मतलब ये ओवरऑल क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उन सारे सिद्धांतों को हमें जोड़कर समझाना है और उनका एक तरीके से समावेश करना है हम यहाँ पे। तो हम आई आई होप क्वेश्चन हम समझ गए हैं, क्वेश्चन हम समझ गए हैं। अब चलते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। तो उससे पहले, सबसे पहले आंसर लिखने से सबसे पहले मैं जैसे कि बताता हूँ हमारे आंसर में क्या क्या हमें इंक्लूड करना है, किस तरीके से इंक्लूड करना है। तो एक ही पैटर्न है, उस पैटर्न को आप फॉलो कीजिएगा। जैसे कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताना है आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का, क्योंकि मेनली यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन से पूछ रहे हैं, तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट बताना है। और दूसरा क्या है, बायोमैकेनिकल जो फैक्टर्स हैं, जितने भी बायोमैकेनिकल फैक्टर्स हैं, बायोमैकेनिकल कारक जितने भी हैं, उन सबको हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। उसके बाद वायु गति की जितने भी सिद्धांत है, वायु गति से रिलेटेड जितने भी सिद्धांत है उन सबको बताना है। ठीक है, उन सारे प्रिंसिपल्स को अच्छे से क्लियर करना है। और सबसे लास्ट में, जैसे कि हम यहाँ पे क्या फिजिकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि इस क्वेश्चन में स्पोर्ट्स की बात की है, तो उसका स्पोर्ट्स का एप्लीकेशन हमें बताना है, यानी खे, खेलों में किस तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, ये हमें बताना है ना। तो इस तरीके से हमारे आंसर में ये चार चीज होनी चाहिए। हर बार मैं बताता हूँ, जितने भी वीडियो अभी हमने देखे हैं, जितने भी लेक्चर्स हमने सीरीज में कवर किए हैं, उन तीनों ही लेक्चर में मैं हमेशा मैं बोलता हूँ कीवर्ड पकड़िए, और कीवर्ड के बाद उस आंसर में क्या क्या इंक्लूड करना है वो देखिए, है ना। तो हमने अभी कीवर्ड पकड़ लिया, एक नया कीवर्ड हमें यहाँ मिला। हमें नहीं तो हमेशा क्या मिलता था, या तो एक्सप्लेन, या तो डिस्कस, है ना, और या तो एनालाइज, यही मिलता था, है कि नहीं। लेकिन आज हमें एक नया शब्द मिला है, नया वर्ड मिला है, क्या है, इंटीग्रेट, यानी कि यानी कि समावेश, यानी कि समावेश करना, समावेश करना है हमें, समावेश करना है। ठीक है, तो अब हमारे आंसर में क्या है, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, इंक्लूड करना है इन सब चीजों को। ठीक है, अब हम देखते हैं किस तरीके से हम आंसर को लिखेंगे। ओके, ये हमारा आंसर है। तो क्या बोल रहा है, प्रक्षेप्य गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में हवा में फेंकी जाती है। ठीक है, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में देखा जाए, उसके प्रभाव में फेंकी जाती है हवा में, है ना। यानी कि क्या होता है, ये मतलब बोल रहा है, मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है। हम यहाँ पे पहला हमारा क्या था, एक्सप्लेन करना था हमें। तो उस पार्ट में हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, क्या नहीं है। उस पूरे जितने भी क्वेश्चन में जो पूछा गया, तो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं हम, कि प्रक्षेप्य गति जो है वह गति है जिसमें कोई कोई वस्तु, मतलब कोई भी वस्तु हवा में फेंकी जाती है। कहाँ पे, किसके एफर्ट में, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में, उसके प्रभाव मतलब कि ग्रेविटी के प्रभाव में हवा में फेंकी जाती है। क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रेविटी के प्रभाव में, मतलब ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू द एयर अंडर द, मतलब इन्फ्लुएंस, यानी कि प्रभाव में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की जो बात कर रहा है, वो इस तरीके से बात कर रहा है कि उसके प्रभाव में हवा में कोई भी वस्तु जब फेंकी जाती है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। और ये क्या है, यहाँ पे यह डिस्कस और भाला फेंक में महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही क्या है, डिस्कस और भाला फेंक दोनों ही क्या हो रहा है, हम हवा में फेंकेंगे उसको। हवा में फेंकेंगे तो वहां पे क्या मोशन लगेगा, कौन सा लगेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन की हम वहां बात करेंगे। तो इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, बताया गया। तो व्याख्या किस रूप से किया गया, देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है रेफर्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इनटू द एयर, हवा में जो फेंकी जाती है, और किसके इफेक्ट में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। तो इस तरीके से हमने इसको समझा दिया, इसका व्याख्या किया। देखिए, हमारे पास बहुत लिमिटेड वर्ड्स हैं यहाँ पे ना, 150 से 200 वर्ड्स में हमें ये समझाना है पूरा। 150 से 200 वर्ड्स में हमें समझाना है। अब व्याख्या जब व्याख्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, सिंपल सा एक छोटा सा इस तरीके से ग्राफ बना के हमें दिखा देना है वहां पे, इस तरीके से बनाया। और एक हमें इस तरीके से कि 45 डिग्री में फेंकते हुए एक एंगल बता के, और यहाँ पे एंगल बता देना है 45 डिग्री। और यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना है नीचे, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या लिख देना, प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि क्या है, प्रक्षेप्य प्रक्षेप्य गति, इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं। ये ग्राफ बना के इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, और इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, ये जो नीचे का है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये हमारा जो ऊपर जा रहा है, ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। बस इतना करके हमें एक्सप्लेन के साइड में ये छोटा सा ग्राफ बना के ऐसे दिखा देना है। ठीक है, ये दिखा देना, ये हमारा व्याख्या का जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो गया, हमने उसको कवर कर लिया। उसके बाद हम चलेंगे उसके मेन बॉडी में। द मेन बायोमैकेनिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन आर एंगल ऑफ रिलीज, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रमुख बायोमैकेनिकल कारक जो है वो है प्रक्षेपण के कोण, प्रक्षेपण के कोण, वेग और ऊंचाई।
क्या बोल रहा है यहाँ पे? एंगल ऑफ रिलीज, वेलोसिटी ऑफ रिलीज और हाइट ऑफ रिलीज, यानी कि प्रक्षेपण, कोण, वेग और ऊंचाई, तीनों चीजों की यहाँ पे बात कर रहा है। बायोमैकेनिकल फैक्टर्स, ये सारी चीजें हैं, ये हमारी बॉडी में आएगा। और और क्या बोल रहा है? एक एक उचित कोण अधिक दूरी सुनिश्चित करता है, यानी कि एक एक ऑप्टिमल एंगल, अगर एक ऑप्टिमल एंगल में फेंका जाए वो ज्यादा दूरी तय करता है। जैसे कि वो ऑप्टिमल एंगल क्या है? 45 डिग्री, अकॉर्डिंग टू थ्योरी में आया था, लेकिन 45 से 50 के बीच में होता है, जो कि जिस एंगल में फेंकने से कोई ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा दूरी अपना कवर करता है, मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करता है। अधिक दूरी अगर वो सुनिश्चित करेगा तो उसको इसी उचित कोण में फेंकना पड़ेगा, तभी जाके वो अधिक दूरी सुनिश्चित कर सकता है कि नहीं? तो ये हमारे बॉडी में हमने लिख दिया। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी, यानी कि वेग की बात करेंगे। वेग जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिक वेग से दूरी बढ़ती है। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा, जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस होगा। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगा उतना ही ज्यादा लॉन्गर डिस्टेंस होगा। और जितना ज्यादा हाइट ऑफ रिलीज होगा, ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ट्रेजेक्टरी। और ये जो ट्रेजेक्टरी बोला ना, ये जो ट्रेजेक्टरी बोला है, ये क्या है? ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है जो पाथ, जो पाथ वो फॉलो करता है। मान लो हमने यहाँ से जेवलिन फेंका, जेवलिन का ये इस तरीके का पाथ हुआ, मतलब रास्ता, जो रास्ता वो फॉलो करता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम ट्रेजेक्टरी। उसको बोलते हैं क्या? ट्रेजेक्टरी। ठीक है। और वेग सबसे महत्वपूर्ण कहेंगे कि अधिक वेग से अधिक दूरी बढ़ती है। ठीक है। ऊंचाई भी पथ को प्रभावित करती है। पथ, ये जो पथ है ना, यहाँ पे जो ट्रेजेक्टरी बोला है, वो पथ है। ठीक है। पथ मतलब कौन सा रास्ता वो फॉलो कर रही है, जो हमने, जिस वस्तु को हमने हवा में फेंका है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सबसे इजी वे में अगर हम समझे तो वेलोसिटी क्या है? जितना ज्यादा वेलोसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड में फेंकेंगे उतना ही ज्यादा डिस्टेंस जाएगा। और यहाँ पे हाइट भी एक मैटर करता है, उसको पथ देने में हाइट बहुत, मतलब ऊंचाई बहुत ज्यादा मैटर करता है। ऊंचाई बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जो जिस वस्तु को हम हवा में फेंक रहे हैं, है कि नहीं? तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, हमने बॉडी में क्या इंक्लूड करना चाह रहे हैं, किस तरीके से इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो सबसे, और सबसे जो जरूरी है, वो सबसे जो जरूरी है कि एरोडायनेमिक्स जो इंटीग्रेट, जिस प्रिंसिपल को इंटीग्रेट करने की बात की गई थी, कि बोला था ना, जिसको किसको जोड़ना है, जोड़ के सभी समावेश करना है, जिनको समावेश करना है, अब आता है वो हमारा पार्ट, वो हमारा पार्ट आता है समावेश। कुछ समावेश हमने यहाँ पे किए कि लॉन्गर डिस्टेंस के लिए वेलोसिटी होता है, हाइट ऑफ रिलीज होता है, ये सारी चीजें। अब कुछ यहाँ पे करेंगे कि एरोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स, जो एरोडायनेमिक्स है, यानी कि वायु गतिकी में जो है, वायु प्रतिरोध और लिफ्ट शामिल है। क्या शामिल है? एरोडायनेमिक्स इन्वॉल्व्स एयर रेजिस्टेंस एंड लिफ्ट। एयर रेजिस्टेंस और लिफ्ट। वायु प्रतिरोध मतलब एयर में कुछ ऐसी चीजें, वायु में कुछ ऐसी चीजें जो रुकावट पैदा करती है। तो एरोडायनेमिक्स में क्या क्या, वायु गतिकी में कौन कौन से क्या क्या इन्वॉल्व है? एक तो एयर रेजिस्टेंस और एक लिफ्ट। इतना हमने बता दिया कि मतलब इन्हीं दो प्रिंसिपल्स का मेन खेल है, और हमने उसको समावेश करके हमने यहाँ पे बता दिया, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वर्ड्स है, हमें लिमिटेड वर्ड्स में सब कुछ बताना है। और इन डिस्कस, मतलब ये डिस्कस में स्पिन, अब वहां पे हमें दो गेम बताया था ना, डिस्कस और जेवलिन, ये दो गेम बताए थे हमें। तो उस उन्हीं दो के गेम के कॉन्टेस्ट में हमें बताना पड़ेगा इनमें, है ना? तो क्या बोल रहा है? डिस्कस, और डिस्कस में क्या होता है? स्पिन प्रोवाइड स्टेबिलिटी, वाइल इन जेवलिन स्ट्रीमलाइन बॉडी पोजीशन रिड्यूसेस ड्रैग। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है, डिस्कस में स्पिन स्थिरता देता है, मतलब अगर जो डिस्कस फेंकते हैं, जो डिस्कस जो स्पिन घूमता रहता है वो स्थिरता देती है। ठीक है, यानी स्टेबिलिटी देती है। जबकि भाला में शरीर की स्थिति ड्रैग को कम करती है। मतलब भाला में जो इस तरीके से जो पकड़ के हम दौड़ते हुए आते हैं, किस तरीके से हमें अपने बॉडी को स्ट्रीमलाइन वे में ले जाना है, जिससे क्या होगा, हम जो एयर में जो रेजिस्टेंस है, जो ड्रैग है, जो हमारे ऊपर जो फोर्स लगाती है एयर में, तो उसको क्या कर सकते हैं हम? मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। इसी इस इन दोनों प्रिंसिपल्स के ऊपर यहाँ पे बताया गया किस तरीके से हमने क्या किया। इस वाले पार्ट में हमने क्या किया? जो इंटीग्रेट करने की बात बोली थी ना, जो इंटीग्रेट करने की बात बोली थी, जो समावेश करने की बात बोली गई थी, वो यहाँ पे वो यहाँ पे हमने बताया, है ना? तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रेट और समावेश दोनों हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने बताया था, स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है, यानी अगर फिजिकल एजुकेशन बोले तो फिजिकल एजुकेशन फील्ड में क्या एप्लीकेशन है। जैसे कि फिलोसफीज वाला जब हमने क्वेश्चन किया था, उसका फिजिकल एजुकेशन में फील्ड में क्या, उसका इम्प्लीकेशन क्या है, किस तरीके से उसका अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लास्ट में, सबसे लास्ट वाले पार्ट में हल्का सा थोड़ा सा बताएंगे। जिसके बाद हमारा
जो पूरा का पूरा प्रश्न का उत्तर जो है यहाँ पे तैयार हो जाता है। तो देखिए किस तरीके से बताया गया, तस मतलब अतः द इंटीग्रेशन ऑफ बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स, यानी कि जब हमने बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स को जब हम जोड़ा, एंड एरोडायनेमिक्स, और एरोडायनेमिक्स को enables athletes to optimize technique, maximize distance and achieve superior performance in throwing events। मतलब जब बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स को हमने इंटीग्रेट किया, जब उनका समावेश किया, और साथ में जब हमने एरोडायनेमिक्स को उसके साथ जोड़ा, तो उसने क्या किया, एथलीट को यानी एक प्लेयर को किस तरीके से उसको टेक्निक में किस तरीके से वो अपने सुधार ला सकता है, और टेक्निक में सुधार लाने के साथ साथ कितनी दूरी वो फेंक सकता है, और उसके बाद वो अपने मतलब जो सुपीरियर जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से एनहेंस कर सकता है, खास करके थ्रोइंग इवेंट्स में। वो हमें इन बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स और एरोडायनामिक्स में से पता चला, जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये उसका हमने क्या बता दिया, एप्लीकेशन। ये हमने क्या बता दिया, उसका एप्लीकेशन। यानी कि अतः बायोमैकेनिकल सिद्धांतों और वायुगतिकी के समन्वय से खिलाड़ी अपनी तकनीक को सुधार कर अधिक दूरी और बेहतर प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये इसका टोटल टोटल एप्लीकेशन है स्पोर्ट्स की फील्ड में। तो इस तरीके से हमने एक आंसर को इस तरीके से हमने एक आंसर को ओवरऑली रिप्रेजेंट किया, 150 से 200 वर्ड के बीच में। हाँ, एक पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था मेरे को, पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि सर क्या ये 125 से 130 वर्ड हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे बेटा। और आपको ऐसा भी नहीं कि मान लो कि 150 वर्ड बोला है या 200 वर्ड बोला है, तो आपको बराबर 200 या 150 वर्ड लिखना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एग्जामिनर ये नहीं चाहता। एग्जामिनर ये चाहता है उसके आसपास वर्ड लिखिए, उसके आसपास वर्ड लिखिए, लेकिन आपका आंसर एक कंप्लीट होना चाहिए। आंसर में सब कुछ जो पूछा है वो होना चाहिए। जैसे कि इसमें जो आपने जो पूछा हुआ है आपके आंसर में, एक्सप्लेन करने को बोला, एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, समावेश करने को बोला गया, समावेश किया हुआ है, और लास्ट में एक एप्लीकेशन बताया गया स्पोर्ट्स के फील्ड में किस तरीके से हो सकता है। तो इसको जोड़-जाड़ के अगर मैं इनको गिनने बैठूँ तो लगभग 130 से 135 के वर्ड के बीच में ये आएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने 150 वर्ड बराबर लिखे। क्या हुआ? मैंने एक उसके आस-पास लिखे और अपने टाइम को सेव किया। तो आपको क्या करना है, टाइम को बचाते हुए सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, सारे पॉइंट्स को जोड़-जाड़ के आपको इसमें लिखना है और एग्ज़ामिनर को इम्प्रेस करना है। तो इस तरीके से अगर आप आंसर लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर बिल्कुल इम्प्रेस होगा। तो आई होप बच्चों आपको आज का ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ जो मेन अगर आपने पिछले 3 वीडियोस नहीं देखे होंगे, आपने पिछले 3 वीडियोस जाके इसके देख सकते हैं। और आपको इसी तरीके से अगर आपको तैयारी करनी है बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, तो फिर से मैं बता देता हूँ, हमारा जो बैच है वो 13 अप्रैल से शुरू होने वाला है, और उसके लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों ही आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मिल जाएंगे, और नोट्स जो है इंग्लिश और हिंदी में दोनों में मिल जाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी आपको, जैसे कि मैंने बताया था, जो आपको एग्जाम में जिस तरीके से आएगा, इस तरीके का शीट, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा, यहाँ पे खाली स्पेस छोड़ा होगा, उसी तरीके का शीट यहाँ पे मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे, एमसीक्यूज नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको पता है यूपीएलटी का जो हमारा पेपर होने वाला है वो टोटली टोटल सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होने वाला है, सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होने वाला है। उसके बाद अगर आप ये बैच में एनरोल करना चाहते हैं, इसका टोटल कॉस्ट आएगा आपको 1399, लेकिन आपको 10% पहले जो 25 कैंडिडेट रहेंगे उनको 10% ऑफ मिलेगा, अगर आप ये कोड यूज करते हैं, RUP10। अगर आप कोड यूज करते हैं तो पहले 25 जो कैंडिडेट होंगे उनको 10% ऑफ मिलेगा। और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, iOS और एंड्रॉयड दोनों में ये है, और आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे जाके। और इसी तरीके से और ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे चैनल को अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे, जिससे कि आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो अगर अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो, मैं दोबारा बोलता हूँ, आपको ये वीडियो जो ये जो सीरीज है बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा, और आप अगर तैयारी करना चाहते हैं यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, और हमारे बैच में भी एनरोल हो सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ, एक और नए पीवाईक्यू के साथ, जिसको हम डिटेल में इसी तरीके से समझेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हम अगले अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और पढ़ते रहें।